हेलो एंड वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। मेरा नाम है सुखदीप कौर। अब तक तो नाम याद हो ही गया होगा। शुरू करें आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज चैप्टर 10, जिसका कि हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास की बारी है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, मतलब इनसाइड द चैप्टर्स की। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद द फर्स्ट एमसीक्यू। What is the meaning of the term governance as explained in the chapter? इस हमारे पूरे चैप्टर में जो चैप्टर 10 है, गवर्नेंस का मतलब क्या है? सो वी डू हैव 4 ऑप्शंस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रूल्स ओनली, नॉट एट ऑल, इंप्लीमेंट भी होते हैं, जुडिशरी उसको इंटरप्रेट भी करती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस लेना, ऑर्गेनाइजिंग लाइफ एंड इंश्योरिंग रूल्स आर फॉलोड। तो हमारा एग्जीक्यूटिव भी आ रहा है इसमें। इम्प्लीमेंटिंग जस्टिस इन सोसाइटी, नो वन कैन इम्प्लीमेंट जस्टिस इन सोसाइटी, वी कैन जस्ट implement the laws and make sure that society is following that rules or those rules. Creating laws for the government, no. हमारे यहाँ गवर्नेंस का entire concept क्या है? The answer is the process of decision making, कि लॉ बना देना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर इंश्योर करना कि रूल्स आर फॉलोड। तो हमारे पास आ गया लेजिस्लेटिव, फिर आ गया है एग्जीक्यूटिव, फाइनली आ गया है जुडिशरी। सो हमारे चैप्टर के हिसाब से गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? इट इज द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द लेजिस्लेचर? अभी हमने बात की क्या लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है। तो लेट्स फिगर आउट। इंटरप्रेट करता है? नो। एग्जीक्यूट करता है? नो। टू मेक न्यू लॉज, और जो पुराने चले आ रहे लॉज हैं अगर उनमें कोई चेंज करना है, एज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे गए जो बार बार छोड़ो, एक बार लिखे गए वो बदले ही नहीं जा सकते। नो वन कैन डिलीट देम, नो वन कैन टेयर देम अपार्ट। वो लॉ तो वैसे ही रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम उसमें अगर थोड़े बहुत चेंजेस लाने हो तो उसके लिए दिस इज द थिंग कि दे डू अमेंड द एग्जिस्टिंग वंस, उनमें चेंज लाते हैं जो अमेंडमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द टर्म सेपरेशन ऑफ पावर्स? सो इफ यू कंसिडर सेपरेशन ऑफ पावर्स किसके लिए होता है भाई? डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट के लिए, कि पावर एक के हाथ में ना हो के अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। तो यस, इंडिया में है, एज इन द 3 लेवल्स। सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी है, लोकल के पास भी है, दैट इज अ लोकल गवर्नमेंट। अब तीनों के अपने अपने पावर्स है, अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑफकोर्स उनके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र बताया था, दैट इज एरियाज भी हैं कि वो उन्हीं एरियाज में अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि स्टेट सेंटर के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही सेंटर और स्टेट लोकल के साथ इंटरफेयर करेंगे। So, separation of powers ensure in a government. What does that mean? Unity among all organs of government. Of course, unity is there, but it doesn't mean that each organ checks and balance others. सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये किस चीज के लिए किया गया है भाई? पावर एक के हाथ में ना हो, सभी के, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हमने डिवाइड किए हैं, नॉट अस, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारे 3 अलग लेवल्स हैं या ऑर्गन्स हैं, सेंटर, स्टेट एंड लोकल, उन तीनों में जो सेपरेशन किया गया है पावर्स का, वो किस बात को रखते हुए ध्यान में किया गया है? दैट हर एक ऑर्गन एक दूसरे के पावर्स को चेक करे और बैलेंस करे। चेक मतलब जो भी लॉज हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, तो एग्जीक्यूटिव देखेगा। फिर वो लॉज इंप्लीमेंट हो चुके हैं, कोई उनको ब्रेक तो नहीं कर रहा है, जुडिशरी देखेगा। तो इस हिसाब से दे डू चेक एंड बैलेंस। कहीं पे किसी में एरर आता है तो दूसरा उसको ऑब्जेक्ट करता है। इन दैट केस आई होप यू रिमेंबर कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दे कांट एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन का काम आ जाता है जुडिशरी के पास। दैट इज वाई इसको कहते हैं इंटरप्रेट ऑफ द लॉज, दैट इज इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। So the answer is that each organ checks and balances the other. Then, how many levels of government? अभी मैंने 2 बार आंसर दिया. So the answer is 3. There are 3 levels of government: center, state, local. मैं लेवल्स है तो इसीलिए बात कर रही हूँ। लेवल्स तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन वर्टिकल। सो वर्टिकल हो सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल्स। तो लेवल हमेशा अपर से लोअर या लोअर से अपर होता है, दैट्स वाई हम वर्टिकल ही कर सकते हैं, नॉट द हॉरिजॉन्टल पार्ट ओवर हियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोटो? मोटो होता है एक फ्रेज, एक तरफ से नारा कह सकते हैं आप। सो सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्य की जीत हो, दैट इज ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स,
जीत किसकी होती है? हमेशा सच्चाई की होती है. That is. Next question is who is the nominal head of our government of India? Nominal head, not only for namesake, it means these people, the particular one जो nominal head आता है, चाहे state का आता है, चाहे center का आता है, they don't interfere in routine day function of the government. हाँ, कोई ऐसा crisis है जहां पर इनका interference is required, extreme conditions में जाके they do interfere. Otherwise, they just keep on fulfilling their duties and responsibilities. तो nominal head हमारे जो ऑल ओवर इंडिया के हैं वो है प्रेसिडेंट, एंड एक्चुअल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. वो डे टू डे फंक्शनिंग, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सबका कैसे काम हो रहा है, नहीं हो रहा, सो एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, हमने जो चैप्टर पढ़ा हमारा ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? वी हैव प्रॉपर्ली डिस्कस. डायरेक्ट का मतलब यू कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. भाई हम वोट देते हैं, मैं हम ही क्यों बोलती हूँ? क्योंकि अभी आप छोटे हो, पहले भी बताया था. तो हम जो वोट देते हैं, हम डायरेक्टली वोट दे रहे हैं अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए. सो दैट इज आवर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. सो आंसर विल बी a system where citizens directly participate in decision making. Moving with the next question, which ancient Indian motto means where there is dharma there is victory? So ancient India में एक motto was commonly used, where there is dharma. Dharma, again do remember, it is not the religion, it is duty. तो जहाँ पे ड्यूटी आ जाती है वहां पे विक्ट्री है. कि कहने का मतलब जो लोग अच्छे से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं, they always remain successful throughout their life, whether a nation or a human. So dharma and victory का आ जाता है यतो धर्मस्ततो जया. This is the answer. Next question is why are rules necessary in society? क्योंकि rules and regulations नहीं होंगे तो भाई क्या होगा? अब आपको बोलें कि टिक के पढ़ना है, ये रूल है आपका कि that you have to stay at a place and you have to listen to the teacher. बट नहीं, अगर हम ये रूल हटा देंगे तो क्या आपको लगता है कि आपकी एंटायर क्लास विल सिट एट अ प्लेस एंड विल लिसन टू द टीचर? नॉट एट ऑल. एज इट इज द मैंडेटरी रूल ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टिक के बैठते हो आप. सो ओवर हियर हमारे रूल्स नेसेसरी क्यों है सोसाइटी के लिए? टू मेंटेन ऑर्डर. ऑर्डर होता है एक सिस्टम बनाए रखना, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल शेयर किया, हार्मनी, पीस, शांति बनाए रखना, discipline बनाए रखना. So that comes in order and harmony. Last question, not for the chapter, just for the MCQ part. What is one of the main responsibilities of judiciary? Judiciary सबसे important काम क्या करता है? हमने कुछ questions पहले ही discuss किया था. It interprets the law. So let us figure out to make laws. ये legislative का काम है. इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव का काम है. टू इंटरप्रेट एंड एनफोर्स लॉज किसका काम आ जाता है? जुडिशरी का. टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज फॉलोइंग द रूल्स लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज. नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस अबाउट द वन वर्ड्स. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क होता है स्ट्रक्चर दैट एंश्योर्स, जो ये पक्का करता है इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर identity in governance. So what will be the answer? That is the government. What type of government is running in India, or what type of government is running in India? That is democracy. Next question है, what term is used for the head? अभी हमने MCQs में डिस्कस किया कि भाई नॉमिनल हेड को ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, हमने वहां डिस्कस किया था इंडिया का नॉमिनल हेड. अब है स्टेट का जो है नॉमिनल हेड कौन होता है? एक्चुअल हेड एंड नॉमिनल हेड. एक्चुअल हेड स्टेट का होता है चीफ मिनिस्टर, नॉमिनल हेड होता है गवर्नर. जैसे कि सेंटर में होता है एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गन, हम अब उस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के, जो क्या डिसाइड करता है या व्हाट एग्जैक्टली इट इंश्योर्स कि लॉज आर फेयर टू ऑल, कि जो लॉ बनाए गए हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं. तो ऑफ कोर्स जुडिशरी मेक्स इट. हाउ? हमने बार बार रिपीट किया है थ्रू आउट द चैप्टर. अभी क्वेश्चन आंसर्स में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एमसीक्यूज में किया, कि जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करता है एंड मेक श्योर दैट एवरीवन इज फॉलोइंग दोज रूल्स और लॉज. सो द आंसर इज जुडिशरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर क्रिमिनल्स? क्रिमिनल्स को
क्या कहा गया है, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कमिट, जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से इलीगल काम करते हैं, लीगल क्राइम करते हैं. सो साइबर क्राइम इज द करेक्ट आंसर. जो ऑनलाइन फ्रॉड्स करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम. इससे डील करने के लिए हमारे पास फिर से एक डिपार्टमेंट है जो कहलाता है साइबर क्राइम सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट व्हेन पीपल रूल देमसेल्व्स डायरेक्टली? जब लोग खुद को ही रूल करते, इट मीन्स दे डोंट चूज अ रिप्रेजेंटेटिव और अ लीडर, सो दैट इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस लिए भाई? क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली अपनी सरकार चुन रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ना कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं. जो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं वो डायरेक्ट नहीं होती, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाती है. आई होप यू रिमेंबर जो हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, एंड चैप्टर में तो हम करते ही करते हैं. सो व्हाट इज द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, जो जस्टिस के लिए मस्ट है, हमेशा तैयार रहता है. उसका मोटो क्या हो सकता है? सो द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज यतो धर्म ततो जय. अभी जो हमने पढ़ा था कि जहां पर ड्यूटीज फुलफिल हो रही हैं वहां पे क्या होगा? इट विल बी विनिंग. सो विच मीन्स वेयर देयर इज धर्मा, ड्यूटी, देयर इज अ विक्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नॉमिनल हेड? का मतलब क्या होता है? हिंदी में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू. नाउ ऑफिशियल आंसर. सो अ नॉमिनल हेड रेफर्स टू, किसको कहते हैं? अ लीडर. उस लीडर को कहते हैं हु होल्ड्स द पोजीशन इन नेम. जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, इट इज हैविंग अ नेम. ऑफकोर्स नाम हर एक का होता है, बट हम यहाँ नेम से कंसिडरेशन ले रहे हैं. हाईएस्ट अथॉरिटी और द अथॉरिटी फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे लोकल का हो, तो वो नॉमिनल इसीलिए कहलाते हैं. दे डू हैव देयर नेम बट डज नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. दे जस्ट नॉट इंटरफेयर, दे डू ऑब्जेक्ट एंड टेक आउट द सोल्यूशन. लाइकवाइज पूरे देश में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इमरजेंसी इंप्लीमेंट हो सकती है. हु कैन डू दैट? ओनली प्रेसिडेंट, जो कि है हमारे नॉमिनल हेड. सो नॉमिनल हेड इमरजेंसी रोज रोज तो नहीं लगाएगा ना भाई, एक्सट्रीम कंडीशंस में जाके लगती है. जैसे कि पूरे देश में कर्फ्यू लगा था जब कोरोना हुआ था. क्यों लगा था? क्योंकि भाई सिचुएशन ही ऐसी थी कि प्रेसिडेंट को अपने हाथ में लेना पड़ा सब कुछ. एज इन ही गेव द ऑर्डर्स. ऑफ कोर्स अकेला का डिसीजन नहीं होता है, देयर इज अ ह्यूज लॉन्ग प्रोसेस. सरकार कोई भी फैसला के लिए नहीं लेती है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स का प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए तो हम उनको चुनते हैं भाई. सो दैट्स इट. एग्जाम्पल के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड स्टेट का नॉमिनल हेड कौन है? जल्दी बोलो. Yes, you are getting it right. Governor. Next question. How does the government help during natural disasters like flood? अभी हमने जिस डिजास्टर की बात की, काइंड ऑफ कोरोना का एग्जाम्पल लेके, दैट वाज नॉट नेचुरल अकॉर्डिंग टू द सर्वे. बट हम यहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर की बात करें, फ्लड्स, बाढ़ आ गई है, तो उसमें गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करती है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हेल्प्स इन वेरियस मैनर्स. हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज तो प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि इट प्रोवाइड्स एटलीस्ट अ फूड, न्यूट्रिशियस फूड तो चलो दूर की बात है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट, बट एक्चुअली इट प्रोवाइड्स फूड सो दैट नो वन शुड स्टे हंग्री. पीने के लिए साफ पानी प्रोवाइड कराती है, आपके लिए क्लोथिंग प्रोवाइड कराती है, शेल्टर प्रोवाइड कराती है. सो दीज आर द बेसिक नीड्स. इनके अलावा भी लाइकवाइज आपका घर टूट गया है, सो गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू पे एंटायरली फॉर योर हाउस, बट येस ऑफ कोर्स इट हेल्प्स अस टू गिव अ शेल्टर दैट वी कैन टेक फॉर सम टाइम, ताकि हम अपने लिए कोई घर मैनेज ना कर सकें तब तक के लिए हमें ये शेल्टर प्रोवाइड कराती है. सो ड्यूरिंग फ्लड्स लोकल अथॉरिटीज मैनेज माइनर इश्यूज, छोटे मोटे इश्यूज, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेप्स इन फॉर. तो बाढ़ आई है, अगेन एक स्टेट को भी इफेक्ट कर सकती है बाढ़, और एक एंटायर रीजन को, 2-3 स्टेट्स को एक साथ भी कर सकती है. तो जब बाढ़ आती है एक स्टेट में, तब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट स्टेप्स इन फॉर लार्जर प्रॉब्लम्स. तो सेंटर स्टेट के केस में माइनर ही हेल्प करती है, जैसे कि कुछ फंड्स प्रोवाइड करा देना, दैट्स इट. बट उन फंड्स को मैनेज कैसे करना है, चीजें कैसे प्रोवाइड करानी है, ये काम रह जाता है स्टेट गवर्नमेंट का. तो प्रॉब्लम्स जो कि उसके टाउन्स एंड विलेजेस को अफेक्ट करती हैं, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ सप्लाईज एंड सेंड्स रेस्क्यू टीम्स फॉर मैसिव डिजास्टर्स.
जो ऑलमोस्ट पूरे देश को कवर कर ले, ऐसे कोई डिजास्टर्स हों, ऑफ कोर्स दे कैन बी नेचुरल एंड दे कैन बी मैन मेड, तो उस चक्कर में गवर्नमेंट हमारे लिए रेस्क्यू टीम्स भी भेजती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सबका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। वी डोंट हैव टू डिस्कस दैट ओवर हियर. Now the question is, it's not the assumption based, but it is very good question because I love this person, I respect him, I admire him. Reason is, I hope नाम पढ़ते आप सब समझ जाएंगे, तो उसके reasons क्या क्या हम इस आंसर में भी पढ़ेंगे. So write about Dr. APJ Abdul Kalam, our 11th President of India. Yes. सो हमें उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लिखना है. हमें किन के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लिखना है? एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था. तो उनके एज अ साइंटिस्ट जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं इंडिया में, हमें उनके बारे में डिस्कस करना है और लिखना है. तो डिस्कस, वी आर डूइंग इट. लिखना आपका काम विद द हेल्प ऑफ माई आंसर्स. Now, how did this or his ideas and philosophy inspire the youth? तो हमें इंस्पिरेशन के बारे में लिखना है and reflect the importance of leadership के भी बारे में लिखना in governance. तो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस हैं. हमें एज अ साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना है, फिर हमें वो कैसे इंस्पायर करते हैं और उनकी लीडरशिप इंपॉर्टेंट क्यों रही है और अब भी है, ये हमें डिस्कस करना है. सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ साइंटिस्ट, as a president. So he was known as the missile man of India, and not was, he is and he will always be remembered as the missile man of India. Missiles, rocket launches, I hope आप सब लोग इस इन जो टर्म्स हैं उनसे रिलेट करते हैं, बिकॉज यू डू नो देम वेरी वेल. सो हिज रोल इन इंडियाज मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने काफ़ी साल मेहनत की, एंड ही वॉज क्वाइट अ सक्सेसफुल अचीवर इन दैट फील्ड. ही सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ड्यूरेशन था उनका 2002 से 2007. He played a crucial role in developing India's nuclear capabilities. So, earlier India wasn't a न्यूक्लियर एफिशिएंट नेशन, या यूं कह सकते हैं कि हमारे इंडिया ने इस टाइम पीरियड तक, मतलब हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ड्यूरेशन से पहले, इट मीन्स द पीरियड इन विच ही वाज सर्विंग एज अ साइंटिस्ट, तो उससे पहले तक न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन का पोटेंशियल हमने साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड नहीं किया था एग्जैक्टली. सो ही इज क्रेडिटेड फॉर दैट पार्ट. एंड हाउ ही इंस्पायर्स अस, ही एडवोकेटेड, उन्होंने हमेशा से प्रमोशन किया किस चीज़ का? एजुकेशन फॉर ऑल, इनोवेशन की, नई नई चीज़ें इनोवेट होनी चाहिए. यू शुड ट्राई योर बेस्ट एफर्ट्स टू डू सो. एंड ड्रीमिंग बिग. Until unless you are not dreaming big, you are not going to achieve your goal. If your goal is quite easy and it is visible, then make sure your goal is of such a kind कि उसमें ऐसी problems हों जो आपको life lessons दे के जाएं. So, dream big, achieve big वाला उनका concept था. He inspired youth with his humility. Humility, humbleness. अब ये होता क्या है? दोनों ही चीज़ें जो हैं, या दोनों terms जो हैं, it means the one who doesn't make, feel or express themselves as the superior to others. कि एक ऐसा इंसान जो अपने को दूसरों से बड़ा शो नहीं करता है, उल्टा अपने आप को सबसे छोटा शो करता है. No matter how big he or she is within their nature, बट वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं, हम्बल, पोलाइट, कि नहीं भाई तो क्या हुआ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो क्या हुआ, मुझे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया है. सो दैट काइंड ऑफ हम्बलनेस. And of course, he teaches us about the commitment to social issues. Then he encouraged values like perseverance. Perseverance क्या होता है भाई? Perseverance होता है, बेशक आप हार गए हो अपने गोल तक पहुंचने के रास्ते में, but still you should stand up again, you should practice again until unless you are not winning in that. So that means perseverance, continuing, pursuing yourself again and again. And hard work. तो हार्ड वर्क और प्रेजर्वेंस होना हुए ना एक जैसे शब्द? कैसे भाई? प्रेजर्वेंस हुआ है कि कंटिन्यू करते रहना. क्या करते रहना? हार्ड वर्क को कंटिन्यूसली करते रहना. नो मैटर हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू टेक, यू शुड कीप ऑन डूइंग दैट वर्क. कोट्स, उनके ये कुछ कोट्स हैं दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड, सो दीज आर द one for you as an answer to the question.
व्हाट इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो हमारे चैप्टर का ऑथेंटिक नेम है एंड इससे क्वेश्चन बन रहा है कॉन्सेप्ट बेस्ड. हाउ डज इट रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से मिलती क्यों है? वी हैव टू डिस्कस दैट. सो हियर इज द आंसर. पहले हमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी को डिस्कस करना है, फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो थिंग्स बिकम मोर इजियर. इट enables का मतलब it makes it possible and encourages the participants of ordinary citizens. भाई हम लोग ordinary citizens तो हैं. We are no one in front of the authorities, as in we are just a common people. हमारा कोई गवर्नमेंट में स्पेसिफिक डेजिग्नेशन नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई रैंक नहीं है. So we are just a common people, but still we are participating it. एज इन हम लोग विलेज लेवल पे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. वी डू पार्टिसिपेट एट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, तो ऑफ कोर्स वी आर देयर. एम्पावर सिटीजन्स एट द बेस लेवल टू इन्फ्लुएंस डिसीजन अफेक्टिंग देम. ये जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है दैट एग्जैक्टली इज शोइंग द ग्रास रूट, कि यहाँ पे लोकल लेवल मतलब कॉमन पीपल इज पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग. इट मेक्स अस रियलाइज दैट वी हैव द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट. सो हमारा डिसीजन मेकिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करें जो कि है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नेक्स्ट देन रिलेशन टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो हमने ऑलरेडी अब तक डिस्कस करते आए हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती क्या है, where our representatives are taking decisions on behalf of the common people, on the behalf of us. So that is what called as representative democracy. Now अब ये relation क्या है इनका? So citizens elect representatives to speak and act to their behalf in assemblies. अभी यही बोला आपको कि हमारे behalf पे representatives decision लेते हैं, act करते हैं, हमारे behalf पे ही वो speeches conduct करते हैं, क्योंकि उसी चीज़ के बारे में बोलेंगे भाई जो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए ये काम होना चाहिए. ग्रास रूट डेमोक्रेसी फोकसेस ऑन डायरेक्ट सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट at the local level, while representative democracy operates through elected officials. So yes, they do relate कि common people दोनों में involve हैं, but हमारे grassroots में there is the direct involvement of the people on the local level. grassroots की बात हो रही है तो local level की बात हो रही है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल थ्री लेवल्स, लोकल, स्टेट एंड सेंटर. दैट इज द ह्यूज रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ दीज. नाउ फ्यू MCQs हमारे खत्म हो गए, वन वर्ड भी खत्म हो गए, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए. अभी टाइम है मैच द फॉलोइंग करने का. प्रोसीजर वही है, पहले आपको कॉलम 1 का नंबर 1 लिखना है, आंसर में आंसर नंबर 1, आगे पर्टिकुलर आंसर लिख देना है. एंड यहाँ पे हमारे पास हर तरीके के ऑप्शंस हैं, एज इन एक सिंपलेस्ट मैनर है लिखने का कि आपको एक कॉलम्स नहीं दी, आपको डायरेक्टली मैच करना है. अदर पैटर्न इज इन दिस फॉर्म, जो हम पहले भी 1-2 चैप्टर्स में कर चुके हैं. सो लोकल गवर्नमेंट तो लोकल लेवल पे डील करती है मैनेजिंग विलेजेस ऑफ लोकल इश्यूज. तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अगर हमारा फर्स्ट आंसर हमारे पास है तो हमें सबसे पहले ऑप्शंस में देखना है कि ए का या 1 का सी कहाँ पे है. सो 1 का बी है, नो इट्स नॉट देयर. 1 का सी ए में है, 1 का ए बी में है. सो क्वाइट ऑब्वियसली हमें फर्स्ट में ही पता चल गया कि ए आंसर है. बट मैंने बताया था कि अब हमें फर्स्ट में ना पता चले तो हमें सेकंड तक भी जाना पड़ेगा. सो स्टेट गवर्नमेंट क्या डील करती है? मैनेजिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट. सो ऑप्शन आ गया हमारा 2 का ए. देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? हैंडलिंग नेशनल लेवल प्रॉब्लम्स, लाइकवाइज डिफेंस. सो आवर आंसर इज ए, दैट इज फर्स्ट का सी, सेकंड A and third का B. Last question for the day, again an MCQ it is. Same pattern है, same method है करने का. Legislature क्या करता है? Laws बनाता है. Laws कहाँ पर बन रहे हैं? यहाँ पर बन रहे हैं. Again we have to look out for the same option. First का C आंसर कहाँ पे? First में B, first में first का C. So again the answer will be A. How to confirm it? Let's find out. एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट लॉज, सेकंड का ए आ गया. जुडिशरी क्या करता है? इंटरप्रेट करता है लॉ को, तो थर्ड का बी आ गया. सो वी हैव कंफर्म द आंसर्स एज वेल. दैट्स ऑल फॉर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 10. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में. कौन से चैप्टर के साथ? चैप्टर 11 के क्वेश्चन के साथ. सो टिल देन कीप फोकसिंग ऑन टू योर स्टडीज. टेक केयर, बाय बाय.